देश की आर्थिक राजधानी, जी हाँ, मुंबई में राजनीतिक तलवारें खींची हुई हैं। सुबह से लेकर शाम तक इसी बात का इंतजार होता है कि दिवाली तो खत्म हो गई, लेकिन मुंबई से आज कौन सा फटाका फूटने वाला है। जी हाँ, बात करते हैं लक्ष्मी बम। बीच में आवाज आई हाइड्रोजन बम भी आने वाला है। एक के बाद एक लगातार रोज नए खुलासे, रोज नए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में नवाबी बोल के जरिए इन पूरी बातों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक न्यूज इंडिया के साथ खास तौर पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं। नवाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवाब जी, पिछले कुछ दिनों में देखा गया एक के बाद एक लगातार कुछ न कुछ रोज नया आ रहा है। ड्रग्स की लड़ाई कहीं और पहुंच जाती है, आरोप फिर आ जाता है कि ड्रग्स की लड़ाई दंगों की साजिश तक आ जाती है। ये सारा मसला आज न्यूज़ इंडिया के दर्शक आपके जरिए सुनना चाहते हैं। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के, और आपकी सौम्यता और शालीनता के जरिए आप जो आरोप लगाते हैं, लोगों का ये कहना है जिन पर आप आरोप लगाते हैं कि इसमें तथ्य क्या है। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में 2 साल पहले जिन परिस्थितियों में सरकार बनी ये देश जानता है। कभी कोई ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि देश में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन 1 महीने के जद्दोजहद के बाद 2 साल पहले महाराष्ट्र में नई सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद बीजेपी के लोग लगातार ये कहते रहे कि 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, महीने भर में सरकार गिर जाएगी, और सरकार लगातार अच्छी तरह से काम करती रही। फिर दरमियान में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम किस तरह से किया जाए, ये एक षड्यंत्र शुरू हो गया। शायद आपको याद होगा कि सुशांत सिंह की आत्महत्या का एक मामला इस शहर में हुआ, जो एक फिल्म अभिनेता थे, जिसको लेके बिहार में उनके परिवार के लोगों ने एक एफआईआर दर्ज किया। कानूनन ये बनता है कि बिहार पुलिस उसे 0 एफआईआर बनाकर उसे महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कमिश्नर को भेज देती और जो जांच चल रही थी उसे आगे बढ़ने देती। लेकिन आनंद फानन बिहार की सरकार ने एक फैसला किया और वो मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। कुल मिला के सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को राजनीतिक रंग दिया गया। सीबीआई शहर में आ गई, तस्करों की बीएमडब्ल्यू में घूम घूम के सारी जांच कर रही थी। जब बीएमडब्ल्यू का मामला सामने आ गया तो रिक्शे में घूमने लगी बिहार की पुलिस, और बाद में सीबीआई के भी अधिकारी आए और उन्होंने मामले की जांच शुरू की। लेकिन मामले में आज तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। उसी बीच में एक रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की, जो फिल्म अभिनेत्री है, हो सकता है उनसे उनका क्या रिलेशन था, उनकी प्रेमिका थी, क्या है, उसके तथ्य पे मैं नहीं जा सकता, ना मैं बता सकता हूँ। लेकिन विदेश में भी उनके साथ वो रही, मुंबई में भी अलग घर में वो लोग रहते थे, लिविंग रिलेशन था, क्या था, वो दोनों के बीच का मामला है। एक दिन एक 16/20 नाम का एक एफआईआर दर्ज हुआ एनसीबी में, और एनसीबी में वो एफआईआर दर्ज करके रिया चक्रवर्ती को पूरे मीडिया का जमावड़ा लगाकर उस लड़की को बुलाया गया, और गिद्ध की तरह पूरा देश का मीडिया उस पर टूट पड़ा, और ये कहा गया कि 4-4 हज़ार रुपये के ड्रग खरीद के वो उसे देती थी। हो सकता है वो एडिक्ट रहे हों, मैं उसको दावा नहीं कर सकता। आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो एडिक्ट थे कि नहीं। 4,000 की ड्रग किसके लिए खरीदी, वो कौन पीता था, मुझे पता नहीं। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी गई, और उसे ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में 27A लगा के गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो गई। उसी दरमियान एक और एफआईआर दर्ज हुआ 15/20, जो 2020 में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके अंदर लगातार 30-35 अभिनेता अभिनेत्रियों को बुलाया गया, और उसके बाद सारे टेलीविज़न के मीडिया खड़े रहते। कभी नाम आता कि आज दीपिका पादुकोण की हाजिरी है, सारा अली खान की हाजिरी है, सोनाक्षी सिन्हा की हाजिरी है, और लगातार देश में ये माहौल बनाया गया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ये ड्रग में लिप्त है, और मुंबई शहर एक ड्रग का अड्डा बन गया है। और उससे एक माहौल बना कि पूरे महाराष्ट्र को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, और एक खेल चलता रहा।
जब ये खेल चल रहा था उसी दरमियान हमने एक लगातार बयान हमने देना शुरू किया कि हो सकता है कि कोई ड्रग एडिक्ट हो, नशे के आदी हो, उनके लिए अलग कानून है। अगर अलग कानून है तो उनके यूरिन और ब्लड का सैंपल लिया जाए, उन्हें उन मुकदमों में रखा जाए या उन्हें कोर्ट के सामने ले जाया जाए, रिहैब में भेजा जाए। ये इस तरह के बयान जब मेरे आ रहे थे तो जो अधिकारी जिसका नाम है समीर दाऊद वानखेड़े, इस बयान के भजन आपसे इस पर तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पूरी जग में धर्म और जात पात की भी बात सामने आई। आप रोज प्रमाण दे रहे हैं, नहीं, देखिए धर्म और जात में ये शुरू कहाँ से हुई लड़ाई। तब उन्होंने एक मैसेज भेजा, कुछ पत्रकार, जो मैं प्रवक्ता हूँ, लगातार शहर के सारे पत्रकार हमारे साथ हैं। मुंबई देश महाराष्ट्र की राजधानी है, तो यहाँ से सारे लोगों की बीट है। तो पत्रकार बोले कि वानखेड़े साहब आपसे काफ़ी नाराज हैं। मैंने कहा क्या वजह क्या है? बोले आप बयान दे रहे हैं एनसीबी के खिलाफ। मैंने कहा दे रहा हूँ, जो सच्चाई है, कानून है, उसके तहत बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि नतीजे बुरे होंगे, इस तरह उन्होंने कहा। मैंने कहा कि वो इस शहर में शायद 79 में पैदा हुए, मैं 62 साल से इस शहर में हूँ। 69 में पैदा हुए, 79 में, और मैं 62 साल से इस शहर में हूँ। वानखेड़े उनका परिवार कौन है, क्या है, अगर मैं मुंह खोलूँगा तो शायद उनकी नौकरी नहीं रहेगी, ये मैंने उस समय कहा। कुछ दिनों के बाद 13 जनवरी को हमारे दामाद के घर पे 12 जनवरी को शाम में एक नोटिस सम्मन आया, रात को 10 बजे, जो उनकी माता के यहाँ पे आया था। वो हमने सम्मन उसको मिला लड़के को, और उसने किसी से कोई चर्चा नहीं की, और सुबह 10 बजे बुलाया गया था, पौने 10 बजे पहुँच गया। जब वो पहुँचा 10 बजे, मेरे पास कुछ पत्रकारों के फ़ोन आए कि क्या आपके दामाद को एनसीबी से सम्मन आया? बोला क्यों आएगा, क्या उसका लेना देना है? थोड़ी देर में एक वीडियो भेजा गया जिसमें वो चलकर एनसीबी कार्यालय में जा रहा है। जाने से पहले सारे मीडिया के कैमरे लगाए गए थे और ये कहा गया था कि एक बड़ा आदमी आ रहा है, आप लोग तैयार रहो। फिर मुझे जब वीडियो आया, मैंने बिटिया से पूछा ये क्या मामला है? बोले रात में आया था, हम लोगों को कोई मामला नहीं, चले गए। शाम होते होते खबर आई कि 27A में ड्रग के बिजनेस में उन्हें आरोपी बना दिया गया। जब 13 तारीख को आरोपी बनाया गया, 14 तारीख को न्यायालय में उन्हें ले गया और उस समय मुझे पूछा पत्रकारों ने कि आपके दामाद को ड्रग के फाइनेंसर के रूप में या ड्रग के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगा है। मेरा उस दिन एक ही बयान था कि देश में कानून से कोई बड़ा नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा हमें विश्वास है। 8.5 महीने हमने एक भी शब्द एनसीबी या किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं किया। सारी चीज़ें चलती रही। फिर चार्जशीट फाइल हुई 6 महीना, जिस दिन होना था। हाई कोर्ट में भी तारीख बढ़ती रही, टाल मटोल किया गया, सुनवाई भी नहीं हो पाई, और 7 तारीख को चार्जशीट आने के बाद 2.5 महीना और लगे। तब जमानत, जो एनडीपीएस का स्पेशल कोर्ट है, उसने दिया। जमानत मिलने के बाद घर आए, लेकिन ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ था। लेकिन पिछले उस 8.5 महीने में इनके कामकाज के तरीके पे हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे कि कैसे चीज़ें चलती है। यानी ये मसला, भजन नवाब जी आपको रोकना चाहूँगा, ये मसला खादी बनाम खादी से उठकर खादी बनाम खाकी हो गया। खाकी खादी नहीं, कानून का राज जी। कानून से बड़ा कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने दामाद के लिए बोल रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। 12 तारीख को अक्टूबर में जो आदेश पारित हुआ, 13 तारीख को रिलीज़ हुआ, 14 के अखबारों में छपा, उसमें कहा गया कि गलत तरीके से धाराएं लगाई गई, ये गलत है, और जमानत देने के कारण ये बताई गई। उसी दरमियान जब आर्यन खान का मामला आया तो जांच हमने अपने हिसाब से, जो पिछले 8 महीने में फर्जी मामले बनाते हैं, बहुत सारे प्रूफ हमने जमा किए थे। इनका रहन सहन, इनका परिवार, इनका बैकग्राउंड। आपने तो इनके रहन सहन में इनके शर्ट, इनके बेल्ट, इनके जूते, इनकी विदेश यात्राएं, इन सब का भी जिक्र किया है नवाब जी आप। नहीं, जो सच्चाई हो सामने लाना चाहिए। एक अधिकारी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो और वो 50 लाख, 1 करोड़ की घड़ियाँ पहने, 25 लाख की घड़ी पहने, वो लाख सवा लाख के शर्ट पहने, 2 लाख रुपए के जूते पहने। मैं आपको बता दूं, कुछ ही तस्वीरें हमने रिलीज की है। बहुत सारे लोग इस शहर के बड़े लोग हैं। हम कह रहे हैं कुछ ही, अभी और कुछ भी बाकी। देखिए, बहुत सारे बड़े लोग इस शहर के हैं जिनके इंस्टाग्राम में ये साहब की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों में कौन कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी घड़ियाँ पहनी है, वो सारा हमने जब हिसाब लगाया तो 15 करोड़ रुपए का उनका अटायर हमने जांचा। लेकिन जिनके इंस्टाग्राम से हमने तस्वीरें ली,
जब लोगों को पता चला कि बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने निकाली हैं तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारी तस्वीर साथ में है, आप ना लगाए। तो हमने नहीं लगाया। हम ये बताना चाहते थे कि ये महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ कहाँ से आती हैं। हमने कहा कि ये जब ट्विटर पे हमने लिखा कि उगाही ये मालदीव में हुई और उनकी बहन की तस्वीरें डाली दुबई और मालदीव की। इस पर ये कहा गया तो कि आप उन्होंने कहा उनके कि निजी जीवन में नहीं, निजी घुसपैठ जीवन कर नहीं। रहे हैं। अगर निजी जीवन की बात है तो क्या वो लड़कियां जो आई थी जिनको कैमरे पे बदनाम किया गया वो निजी जीवन नहीं था? अगर कोई वसूली करता है, मालदीव में वसूली हुई, हमने आरोप लगाया। उस समय कहा गया कि झूठ आरोप लगा रहे हैं। फिर आर्यन खान का मामला चलता रहा, सारी चीज़ें सामने आने लगी। प्रभाकर साहिल नाम का एक गवाह सामने आ गया जिसने कहा कि 25 करोड़ मांगे गए, 18 करोड़ में डील हुई, 50 लाख एडवांस लिया गया। सब चीज़ें खुल गई हैं। जो हमने कहा था कि हज़ारों करोड़ वसूले गए वो सच्चाई है। आज न कल वो सामने आएगा। और जहाँ तक ये कहते हैं कि मेरी पत्नी तक गए, मैंने पत्नी का कभी नाम नहीं लिया। हाँ, उनकी बहन के बारे में बताया क्योंकि वो जो आरोपी थे उनके साथ चैट पे बात करती उनके थी। पिता को लेकर भी आपने उनके पिता को लेके हमने पिता पर आरोप नहीं लगाया, हमने फर्जीवाड़े की बात कही जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद था और फर्जी तरीके से सारे कागजात बनाए गए। वे जन्म से मुसलमान हैं, उनका परिवार इस शहर में आज तक मुसलमान की तरह जीता रहा। कागज़ पे उन्होंने अपने आप को दलित साबित किया, नौकरी हासिल कर ली। ये सारी चीज़ें हैं जो न्यायालय में चल रहा है, अलग अलग फोरम पे है, वो आज नहीं कल सच्चाई सामने आएगी। जी। नवाब जी, आपने स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर भी कुछ खुलासे किए हैं। चूँकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो लगातार इस चीज़ को फॉलो कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन खबरें तो लगातार आते रहती लेकिन हैं। आपको बताऊँ, तो इस तरह के आपके जो बम देखिए, जब मैंने ये कहा कि उगाही हो रही है तो वानखेड़े ने कहा कि सत्यमेव जयते और देश की सेवा के लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे प्रभाकर सामने आया, ये हाईकोर्ट में भाग के गए। हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि ये सारी जांच जो मुंबई पुलिस कर रही है उगाही वाली, ये सीबीआई को दे दी जाए या एनआईए को दे दी जाए। मुंबई पुलिस ने कहा इन्हें अगर गिरफ्तार करना होगा तो 72 घंटे पहले हम इनको नोटिस देंगे, वो जांच चल रही है। ईमानदार आदमी प्रोटेक्शन क्यों मांग रहा है? ये बार बार लोगों को भेजते रहे कि नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, ट्विटर पे लिखने से रोका जाए। इनके पिताजी चले गए हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन के जरिए 1.25 करोड़ रुपए का एक मानहानि का दावा मुझ पर डाला, जिसमें उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी थी कि नवाब मलिक को प्रिवेंट करो कि ये बात ना करें। जज ने डिस्कशन के दौरान कहा कि हम बंदी किसी पे लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ टिप्पणी जज साहब ने की थी कि एक विधायक के नाते, एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन के नाते और डीप में जाना चाहिए था। और इंटरपोलेशन मतलब जो छेड़छाड़ है वो क्या है, उस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा था। तो हमने महानगर पालिका से सारे रिकॉर्ड निकाले कि इन्होंने कब ये सब छेड़छाड़ किया है, वो सब हमने जज साहब के सामने रख दिया। देश एक के बाद एक आप रोज़ नए खुलासे कर रहे हैं। अभी जैसा आपने बात करते हुए कहा कि कुछ ही तस्वीरें की हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे इस इंटरव्यू या साक्षात्कार में वो सारी बातें कहें, लेकिन उनके भी अपने आरोप आप पर आए हैं। आपको महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कूद गए, तो ये सारी बातें फिर आपने उनको भी बीच में लाया था, तो ये क्या है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब कोई नेता विपक्ष का हो और मुसलमान हो तो दाऊद से जोड़ दो तो बहुत आसान हो जाता है उसको बदनाम करना। जो भी बातें उन्होंने रखी, हमने उसी समय आधे घंटे के भीतर प्रेस लेके सारी चीज़ें सामने रख दी। जिस सत्यम पटेल का उल्लेख किया गया वो कोई क्रिमिनल नहीं था। संपत्ति हमने खरीदी थी, पैसे दे के हम किराएदार से मालिकाना हक लिया था। और एक जो सरदार वली खान का जिक्र आया, जो वहाँ पे वॉचमैन था, उसके परिवार का वो सदस्य था, उसने अपना नाम कुछ कागजात पे चढ़ा लिए थे, तो उसके पैसे उसने मांगे, हमने दिए। हमने कोई गैर कानूनी ढंग से कोई काम नहीं किया था, हमने स्वीकारा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की जब बात आई तो हमने ये बोला उनको कि उनके अपने लोग सारे क्रिमिनल उनको क्यों लगते हैं? चाहे मुन्ना यादव हो, आपको कंस्ट्रक्शन बोर्ड में बैठाना है तो मुन्ना यादव ही क्यों मिलता है? आपको और 2 नाम मुसलमानों को हमने दिए जो क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड है। बांग्लादेशी औरत रखते हैं जो सीएम ने खुद रोका था कि मामला आगे ना बढ़ा। और एक भाटी का नाम हमने सामने लाया। तो ये थोड़ी चीज़ें हमने सामने लाई है, लेकिन इतने मामले हैं कि पूरा मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से इन्होंने काम किया गृह मंत्रालय में, पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के पूरे कनेक्शन इनके हैं। और आज नहीं कल धीरे धीरे आपने चीजें तो जाली सामने नोट तक के कारोबार पर बात तो की। वही हमने कहा कि जिनको इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया,
उसका भाई जाली नोट के मामले में 2017 में गिरफ्तार हुआ। 14 करोड़ 56 लाख रुपए सीज किए गए थे, 8 लाख का मामला बना दिया। और यही वानखेड़े साहब उस वक्त अधिकारी थे। और ये क्यों छोड़ा गया, या आपने ऐसे एनआईए को क्यों नहीं ये मामला दिया? वानखेड़े कहते हैं कि एनआईए को हमने कहा, उन्होंने परस्यू नहीं किया। इसका मतलब कोई ना कोई बचा रहा वैसे था। वानखेड़े एनआईए में भी रहे हैं। उस समय जाली नोट का मामला जब बना वो डीआरआई में थे। वो कहते हैं कि एनआईए को हमने दिया है लेकिन परसू नहीं हुआ। हमें लगता है जो भी है मामला दबाया गया। और जाली नोट का रैकेट चलाने वाले के भाई को अगर अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है तो क्या अल्पसंख्यक आयोग में इसी तरह के क्रिमिनल बैठे जाते हैं? सवाल हमने उठाए थे। नवाब जी, मुझे याद आता है क्योंकि आपके पिछले कुछ महीनों में जो लगातार एक के बाद एक बयान और जिस तरह से आप अपनी बातें रखने को लेकर रोज़ एक प्रमाण लेकर आते हैं, मुझे याद आता है आपने केंद्र सरकार को भी इसमें घेरा है। आपने केंद्र सरकार को लेकर कहा है कि सरकार के संरक्षण में ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये जांच करती हैं। ये देखिए, पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। अनिल देशमुख का मामला, जिस तरह से सीबीआई को जांच दी गई, जिस तरह से एफआईआर लगाया गया, ईडी की घुसी, जो आरोप लगाने लगा वही भगोड़ा घोषित है, आज वो सामने नहीं है। लेकिन ट्रांसफर में पैसे लिए गए, इस तरह का झूठा आरोप लगाया गया। जो ट्रांसफर की एक सिस्टम है, सरकार आपकी सस्पेंशन नहीं देखिए जो एक सिस्टम है ट्रांसफर का, जो आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में समिति होती है जिसमें डीजी है, सीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, वो सभी लोग उसको रिकमेंड करते हैं। बोर्ड जो है वो रिकमेंड करता है, उसी पे तबादले होते हैं। साथ ही साथ में जो लोअर रैंक के अफसर होते हैं उनका डीजीपी, जो जायसवाल साहब अभी सीबीआई के हेड है, उन्होंने रिकमेंड किया। तो तबादले जो हुए उसमें पैसा खाया गया। तो क्या जायसवाल साहब ने सिफारिश की तो वो भी इन्वॉल्व थे? हमें लगता है बेतुकी बातें और बेहुदा आरोप लगाया गया। वाजे, जिसे परमवीर ने रीइंस्टेट किया था, परमवीर और दोनों मिल के शहर में जो कर रहे थे खुलने लगा, गुमराह करने का काम किया गया। जब सच्चाई सामने आई तो परमवीर का ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसी के कंप्लेंट में चीज़ें हुई और सीधे सीधे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इसमें दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, जब मैं ये कर रहा हूं तो वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियां थी। मेरे आने के बाद मैंने क्लीन अप अभियान शुरू किया। हमने अभी तक 9 एफआईआर दर्ज किए। एक इंडोमेंट ताबूत का मामला है जिसमें बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में बोर्ड ने एफआईआर दर्ज की थी और मैंने फ़ोन किया था तो 1 घंटे में एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें भी ईडी जांच कर रही है। उन्हें लग रहा होगा कि नवाब मलिक का कोई बड़ा रोल है। मैंने तो कहा कि आपका सहयोग साफ सफाई करने में मिल रहा है, हम लेंगे। उन्हें लग रहा होगा कि ईडी के जरिए नवाब मलिक को डरा देंगे या और किसी चीज़ से। तो मैं ये कह दूँ साफ साफ कि हम जान हथेली पे लेके आगे आए हैं। जान जाएगी तो भी लड़ाई जारी रहेगी। जेल भेजोगे फर्जीवाड़ा करके, तैयारी हमारी है। लेकिन ये लड़ाई सच और झूठ की है। जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने लाना, पूरा सिस्टम जिसका दुरुपयोग हो रहा है उसे लोगों के सामने एक्सपोज करना, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। क्रांति भी कहती हैं जो एनसीबी जोनल डायरेक्टर की पत्नी है, ये मेरे लिए क्रांति और मैं लड़ूंगी। मैं उनके बारे में पहले भी मैंने कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहूँगी। जी नवाब जी, चूंकि परमवीर सिंह को लेकर एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, लापता हैं, आपको कोई जानकारी? आप तो सरकार हैं, आप सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में आते हैं। महाराष्ट्र में वो नहीं है। जब पहली बार उन्हें बुलाया गया तो वो हरियाणा में मैं तबीयत ठीक नहीं, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। अब हरियाणा से वो कहाँ गायब हैं? लगातार चांदीवाल कमीशन भी उन्हें सम्मन कर रहा है, नहीं आ रहे हैं। वारंट निकाला जा रहा है, वो नहीं आ रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र के सीमा में नहीं है। और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं देश में है। कहाँ है ये केंद्र सरकार को पता होगा। और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र को लिखेगी कि ये अब एब्सकॉन्डिंग है, अगर देश में कहीं है तो उसे ढूंढ कर हम आप लोग रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भी लिखेंगे केंद्र? शायद रेड कॉर्नर नोटिस पहले से निकला हुआ है शायद। जी नवाब जी, आगे बढ़ते हुए बात करें, आप लोग हमेशा कहते हैं, हम लोग इसका नाम दिल्ली में बैठ के तिपहिया सरकार दिए हुए हैं, लेकिन दिल्ली में जो चर्चा होती है उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से आरोप लगाते हैं सरकार गिराने के लिए विपक्ष तैयार है। तो आपकी सरकार कितनी मजबूत? 2 साल तो हो गया, तारीख पे तारीख देते रहे, गिरा पाए क्या? और 3 पहिए की सवारी सबसे सेफ सवारी है। सिंगल पहिए की सवारी कभी भी लुढ़क सकती है, 2 पहिए की सवारी एक्सीडेंट हो सकती है,
लेकिन 3 पहिए का मजाक उड़ाना, बचपन में जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो 3 पहिए की सवारी से चलता है। रिक्शे वाले 3 पहिए पे चलते हैं, रिक्शा जो ऑटो है वो 3 पहिए का होता है। तो क्या गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है? हमें लगता है ये सरकार है, कोई सवारी नहीं। सरकार है 3 पार्टी की सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानकर हम इकट्ठा आए और वही हमारा चुंबक है। नड्डा जी आए, बोले लक्ष्मी इनका चुंबक है, इसको उखाड़ कर फेंक दो। राजनीति में सरकारें उखाड़ी नहीं जाती, बैठाई नहीं जाती। राजनीति में सरकारें जनता चुने हुए नुमाइंदों के जरिए जो भी मेजोरिटी होती है उसके आधार पर सरकारें काम करती है। आपने पैसे से, ईडी से, सीबीआई से डरा कर कुछ राज्यों की सरकारें गिराई। आप 2 साल यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप विफल होंगे, सफल नहीं होंगे। पवार साहब ने तो कहा है अनिल देशमुख जितने पल भी जेल में रहे हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। जी, हिसाब लिया जाएगा। बड़ा बयान आपका। नवाब जी, कुल मिला के बात करें, अगर आपके पूरे घटनाक्रम को देखें जो आप जिस तरह से साक्ष्य सामने ला रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है नवाब जी कि आपके इस संघर्ष में, ये संघर्ष निजी संघर्ष नवाब मलिक का, एनसीपी का या महाराष्ट्र सरकार का? नहीं, देखिए, कोई मेरा संघर्ष निजी नहीं है। मेरा गलत कामों के खिलाफ संघर्ष है। बेगुनाहों को जेल में डाला गया, उनको लेके मेरा संघर्ष है। कोई अधिकारी कानून से अपने आप को बड़ा समझ ले, वो मेरा संघर्ष है। जो दलितों का अधिकार फर्जी कागज बनाकर नौकरी ले ले, वो मेरा संघर्ष है। और इस लड़ाई में पूरी तरह से मेरे दल के नेता पवार साहब, मेरी सरकार के मुखिया उद्धव जी, सभी लोग इस लड़ाई में, सच की लड़ाई में मेरे साथ हैं। और जब मैं अकेले ही इनको निपट ले रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि अभी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पूरी तरह से इन्हें एक्सपोज करेंगे। दंगे किस तरह पैसे देकर करवाए, वो भी चीज़ें सामने आ गई है। तो आखिरी हथियार ड्रग्स की लड़ाई दंगों की साजिश तक पहुंच। देखिए, ये जो सारी सेंट्रल एजेंसी चाहे ड्रग के नाम पे हो, आज देखिए कहाँ ड्रग पकड़ी जा रही है। मुंद्रा पोर्ट, मोरबी, द्वारका, क्या उड़ता गुजरात हो गया है? कहीं ना कहीं गुजरात के रास्ते पूरे देश में ड्रग फैल रही है और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत गंभीर हैं। हम सिर्फ ड्रग का सवाल नहीं है, सवाल हमें बदनाम करने का, गरीबों को, जो निसहारा लोग हैं। आज हम मंत्री, हमारा दामाद कानूनी लड़ाई लड़ लिया। शाहरुख खान का बेटा एक बड़े स्टार का बेटा है, बड़े वकील दिल्ली से आ गए। लेकिन बहुत सारे गरीब हैं, 100 से ज़्यादा, 26 मामले हैं जिसमें वकील रखने की उनकी हैसियत नहीं। जी, नाइंसाफ़ी सहेंगे नहीं। नवाब जी, मुझे पता है आपको निकलना भी है, आपके व्यस्त कार्यक्रम से आप आकर बात कर रहे हैं बेबाकी से और बड़ी सौम्यता से। आपने झल्लाहट नहीं देखी गई। सवाल कितने भी गंभीर दागे जाएं और सवाल गंभीर के अलावा अगर वो झल्लाने के लिए भी उकसाने वाले हों तो आप यही अपने सूरत हाल वो रखें। इस पूरे आर्यन केस में क्या शाहरुख खान ने आपसे बात करने की कोशिश की या आपसे कुछ समझने की कि आखिर ये क्या हो रहा है? शाहरुख खान से कोई मेरी इस दौरान बात नहीं हुई या मेरे जीवन में कभी उनसे कोई बातचीत नहीं है। हम एक बाबा सिद्दीकी साहब हमारे पूर्व मंत्री विधायक रहे हैं, उनकी इफ्तार पार्टियां होती रही। बैंड्रा से विधायक थे, उसमें शाहरुख खान, सलमान खान सभी लोग आते थे, नेता सभी आते थे। तो हम लोग 2-4 टेबल दूर हमने बैठे हुए उन्हें देखा, या टेलीविज़न पे या सिनेमा में कभी देखा, कुछ सिनेमा भी हमने देखे, लेकिन इस विषय में कभी उनसे व्यक्तिगत कभी बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राजनीतिक तलवारें खिंची हुई हैं दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच। लेकिन बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, आपने देखा कि खादी बनाम खादी ही नहीं, खादी खादी के बीच में खाकी भी है। और इन सारी बातों का खुलासा कर रहे थे खुद जो व्यक्ति रोज नए प्रमाण के साथ अपनी बातों को रखता है, वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, एनसीपी नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक साहब। नवाब जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।